So, hello everyone. I welcome you all. Now, this is the second part of the discussion of the lecture relating to amendments. अब देखिए, पहले पार्ट में हमने बहुत सारे अमेंडमेंट्स कवर किए थे. सेकेंड पार्ट में भी हम काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स कवर करेंगे एंड कुछ मेजर अमेंडमेंट्स हम कवर करने वाले हैं सेकेंड पार्ट में. सो फोकस ऑन दिस सेकेंड पार्ट ऑफ द डिस्कशन. इन फैक्ट आई विल बिगिन माय डिस्कशन विथ अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एज सच. अपने आप में ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, यहीं से अब हम अपनी बात चालू करते हैं. एंड दिस इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट deals with the rates of tax. Now we know पिछले साल हमने इतना सब पढ़ा है, अलग अलग रेट्स ऑफ टैक्स पढ़े हैं, इंडिविजुअल के स्लैब रेट्स पढ़े हैं जो इस तरह से हैं कि 2.5 लाख तक की इनकम एग्जम्प्ट होती है, 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पे 5% लगता है, 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पे 20% लगता है, और इनकम अबाउट 10 लाख पे 30% लगता है. दीज आर दी स्लैब रेट्स जो आप पढ़ चुके हो. और फिर अगर एसएससी सीनियर होता है तो 3 लाख तक की इनकम एग्जम्प्ट होती है, 3 लाख से ऊपर 5% लगता है, फिर 20%, फिर 30%. एंड देन अगर वेरी सीनियर है, सुपर सीनियर है, 80 साल या उससे ऊपर उम्र है, तो 5 लाख तक की इनकम एग्जम्प्ट होती है, उसके ऊपर 20% लगता है 10 लाख तक, और उसके ऊपर 30% लगता है. ये सब रेट्स ऑफ टैक्स हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है, और हमारी सारी जानकारी है. उसके अलावा ये भी पता है कि अगर टोटल इनकम 5 लाख तक होती है तो रिबेट मिलता है, और टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा होती है तो रिबेट नहीं मिलता है. प्लस उसके अलावा सरचार्ज भी हमको पता है. जनरली सरचार्ज तभी लगता है जब टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर है, और सरचार्ज का जो रेट होता है वो भी हमको पता है दैट 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर इनकम होती है तो सरचार्ज का रेट होता है 10%. अगर 1 करोड़ से ऊपर इनकम होती है तो सरचार्ज का रेट होता है 15%. 2 करोड़ से ऊपर इनकम होती है तो सरचार्ज का रेट होता है 25%, और 5 करोड़ से ऊपर इनकम होती है तो सरचार्ज का रेट होता है 37%. तो दिस इज व्हाट वी नो ऑलरेडी, राइट? देयर इज नथिंग नीडेड देयर. एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, दैट इज ऑल्सो व्हाट वी नो. इंडिविजुअल के टैक्स रेट्स जो असेसमेंट ईयर 20-21 में थे वही असेसमेंट ईयर 21-22 में भी हैं. तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है. जो मैंने अभी पिछले 5 मिनट में बोला वही रेट्स ऑफ टैक्सेशन इंडिविजुअल के केस में एप्लीकेबल होते हैं. असेसमेंट ईयर 21-22 में भी वही रेट्स ऑफ टैक्स हैं जो असेसमेंट ईयर 20-21 में थे. पर इंडिविजुअल में गवर्नमेंट हैज कम अक्रॉस विथ एन ऑप्शनल टैक्सेशन रेजिम. जैसा कंपनीज में आपको याद होगा, देयर इज सेक्शन 115B AA, देयर इज सेक्शन 115BAB. आपको ध्यान होगा वो कंपनीज में होता है सेक्शन. तो जैसा कंपनीज में सेक्शन होते हैं 115BAA, 115BAB, 115BA, ये सेक्शन पिछले साल आ चुके थे, आपने पढ़े होंगे. डोमेस्टिक कंपनीज अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में नया बिजनेस चालू करती है तो उनको कुछ कंसेशनल रेट लगते हैं. इवन एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनीज में भी कुछ 22% का रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होता है. तो ये कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स हैं जो आप पढ़ चुके हैं डोमेस्टिक कंपनीज के केस में. सो यू आर अवेयर ऑफ इट, यू नो द रेट्स ऑफ टैक्स फॉर डोमेस्टिक कंपनीज, ऑप्शनल टैक्सेशन प्रोविजंस. ऐसा ही इंडिविजुअल में भी गवर्नमेंट हैज कम अक्रॉस विद ऑप्शनल टैक्सेशन रेजिम. तो जनरली इंडिविजुअल में जो टैक्स रेट्स हैं जो मैंने आपको अभी बतलाए वो तो रहेंगे ही, बट एट द चॉइस ऑफ द इंडिविजुअल उसको ये कंसेशनल रेट अप्लाई होंगे. इन रेट्स को मैं समझाता हूं, बट इट इज एट द चॉइस ऑफ द इंडिविजुअल कि उसको ये कंसेशनल रेट्स अप्लाई होंगे. होगा कुछ ऐसा जैसा कंपनी में होता है, या तो आप इंसेंटिव्स ले लो, आपको चॉइस है, या तो आप इंसेंटिव्स ले लो, और अगर आप इंसेंटिव्स लेते हो तो आपको नॉर्मल रेट्स लगेंगे, या फिर इंसेंटिव्स मत लो. अगर आप इंसेंटिव्स नहीं लोगे तो आपको एक कंसेशनल सेक्शन अप्लाई होगा 115BAC. दिस इज फॉर इंडिविजुअल एंड HUF. आपको अगर ध्यान हो, डोमेस्टिक कंपनीज में भी ऐसे ही होता है. उनके केस में ये होता है कि या तो आप इनकम टैक्स के इंसेंटिव्स ले लो,
और इंसेंटिव्स लेके आप 30% या 25% जो भी आपका रेट है उस पर टैक्स दे दो, या फिर आप इंसेंटिव्स मत लो। अगर आप इंसेंटिव्स नहीं लेते हो तो आपके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा एट अ कंसेशनल रेट, और वहां पर जैसे 15% के रेट पे आपको टैक्स लगेगा इफ यू आर अ न्यू डोमेस्टिक कंपनी। इंसेंटिव में वहां पे 3-4 इंसेंटिव के नाम हैं। अगर आप सेक्शन 10AA या फिर सेक्शन चैप्टर 6 पार्ट सी, या फिर द इंसेंटिव एज एडिशनल डिप्रिसिएशन या इन्वेस्टमेंट अलावेंस, ऐसे 3-4 इंसेंटिव आप गिव अप कर दो और कंसेशनल रेट पे टैक्स दे दो। ऐसा कंपनी में होता है। अब ऐसा ही ऑप्शनल टैक्सेशन रेजिम यहाँ पर आ गया, जिसमें आप अगर आप इंसेंटिव नहीं लेते हो इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में, तो आपको एक कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स लगने वाला है। Now this provision section 115 BAC, let me try to explain this section to you. This section affects the calculation of tax in all the individual HUF. तो आपने, बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो आपने जो सीए इंटर में पहले वो सब इंडिविजुअल का टैक्स रेट पढ़ा है, वो सारा टैक्स रेट अब एक नए सिरे से देखा जाना चाहिए इन द लाइट ऑफ दिस सेक्शन 115 BAC. So there will be always two alternate solutions to the calculation. हमेशा अपने को दो तरीके से टैक्स निकालना पड़ेगा, या तो आप नॉर्मल रेट पे टैक्स दे दो या फिर कंसेशनल रेट पे टैक्स दे दो। नॉर्मल रेट पे टैक्स दोगे तो इंसेंटिव्स आपको मिल जाएंगे, या फिर कंसेशनल रेट पे टैक्स दोगे तो इंसेंटिव नहीं मिलेंगे। तो इस तरह का फिलॉसफी है। अभी देखो मैं सेक्शन को पढ़ता हूं। यह सेक्शन है सेक्शन 115 BAC. दिस सेक्शन अप्लाइज इन द केस ऑफ इंडिविजुअल एंड इन द केस ऑफ HUF. तो दो कैटेगरी ऑफ पर्संस पे ये सेक्शन लगेगा, इंडिविजुअल एंड HUF. And the individual or HUF may be a resident, may be a non-resident. There is no difference. The section will apply if you are a resident or a non-resident. Of course, you should be individual or HUF. अब यहाँ पर जो concessional rate of tax है वो समझो आप क्या है। Concessional rate of tax is an optional taxation system. It is not compulsory. You have a choice. आप चाहो तो ये concessional tax rate में चले जाओ। तो optional tax rates हैं। ये ऑप्शनल टैक्स रेट में अपन सरचार्ज, सेस, रिबेट लगाएंगे एज एप्लीकेबल। तो ये सिर्फ अपन अगर अपने स्टाइल में, क्लासरूम की स्टाइल में बोलें तो ये अपना स्टेप 1 का टैक्स है, दैट इज द बेसिक टैक्स। इसके बाद हम रिबेट देंगे, इसके बाद हम सरचार्ज लगाएंगे और सेस लगाएंगे एज एप्लीकेबल। ऐसा नहीं होगा कि कंपलसरी सरचार्ज है, यहाँ तो जो एप्लीकेबल सरचार्ज रेट्स है वो लगाएंगे। दैट इज 50 लाख तक की इनकम है तो सरचार्ज नहीं लगाएंगे, उसके ऊपर 10%, फिर 1 करोड़ से ऊपर 15%, 2 करोड़ से ऊपर 25% और 5 करोड़ से ऊपर अगर इनकम है तो 37% सरचार्ज लगाएंगे। और रिबेट देंगे अगर टोटल इनकम इज अप टू रुपीज 5 lakhs और 4% सेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो बेसिक टैक्स रेट है वही डिफाइंड है और बाकी चीजें होगी एज एप्लीकेबल। अब बेसिक टैक्स रेट्स क्या हैं ये समझो आप। अगर टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। और 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पे 5% टैक्स लगेगा। 5 लाख से 7.5 लाख तक की इनकम पे 10% टैक्स लगेगा। 7.5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पे 15% की रेट से टैक्स लगेगा। और 10 लाख से 12.5 लाख तक की इनकम पे 20% की रेट से टैक्स लगेगा। 12.5 लाख से 15 लाख तक की इनकम पे 25% की रेट पे टैक्स लगेगा। और 15 लाख से ऊपर की इनकम पे 30% की रेट से टैक्स लगेगा। ये हमारा नया स्लैब है, इट इज द न्यू स्लैब, बट दिस इज ऑप्शनल। अभी देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि हर 2.5 लाख पर 5-5% रेट ऑफ टैक्स बढ़ता जा रहा है। 2.5 लाख तक 0%, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, फिर अगले 2.5 लाख पे 10%, अगले 2.5 लाख पे 15%, अगले 2.5 लाख पे 20%, अगले 2.5 लाख पे 25% और उसके ऊपर 30%। तो दिस इज द न्यू स्लैब विच विल अप्लाई। एंड यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि अगर एसएससी सीनियर है तो स्लैब 3 लाख से चालू होता है, अगर एसएससी वेरी सीनियर है तो स्लैब 5 लाख से चालू होता है। तो वो सब तो रहेगा, ओनली थिंग इज कि स्लैब रहेगा क्या। बाकी स्लैब का स्टार्टिंग पॉइंट वैसे ही होगा
अगर एसएससी सीनियर है तो 3 लाख और वेरी सीनियर है तो 5 लाख से चालू होगा। अब ये कंसेशनल ऑप्शनल टैक्सेशन में आप जा तो सकते हो, पर ये समझ लो कि यहाँ जाने से आपको कौन कौन से इंसेंटिव नहीं मिलेंगे। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंसेंटिव्स आपको सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, और हो सकता है कि ये इंसेंटिव सैक्रिफाइस करके जब आप इनकम निकालो और टैक्स निकालो तो आपका टैक्स ज्यादा आ जाए। तो इट इज वेरी सब्जेक्टिव थिंग, किसी का टैक्स कम आ सकता है, किसी का टैक्स ज्यादा आ सकता है। उसको खुद अपने गिवन केस में डिसाइड करना है कि मुझे इस इंसेंटिव को लेना है या नहीं लेना है। यहाँ पर आप सिंपली सबसे पहले देखो कि कौन कौन से इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे। अभी कंपनी वगैरह में बहुत इजी था। कंपनी में क्या था कि गिनती के 3-4 इंसेंटिव आपको छोड़ने थे, तो आप ऑप्शनल स्कीम में जा सकते थे। पर इंडिविजुअल में उन्होंने बहुत ही डिटेल्ड बताया है कि ये सारे इंसेंटिव नहीं मिलेंगे। तो लेट मी ट्राई टू रीड आउट। अगर आप इस वाले स्लैब में जाना चाहते हो तो आपको ये सब इंसेंटिव्स सैक्रिफाइस करने हैं। पहला जो लिखा हुआ है उसका नाम देखो, दिस रिलेट्स टू सैलरी हेड। सैलरी हेड में हमको पता है कि सेक्शन 16 में 3 डिडक्शंस मिलते हैं। एक मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक मिलता है प्रोफेशनल टैक्स और एक मिलता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। अगर आप इस कंसेशनल स्कीम में जाते हो तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स और एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। सेक्शन 16 के ये तीनों डिडक्शन नहीं मिलेंगे। तो पहली बात ये हो गई। बड़ी चीज है, 50,000 तो अपना वैसे ही इनकम बढ़ गई, तो अपने को वो स्लैब वाली कहानी में जाने से पहले 50,000 इनकम बढ़ गई स्टैंडर्ड डिडक्शन की। फिर हो सकता है प्रोफेशनल टैक्स कुछ पेड हो तो वो डिडक्शन नहीं मिलेगा, एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। उसके अलावा देखिए बहुत ही बड़ी चीज और दी हुई है, नो डिडक्शन फॉर एनी अलाउंस। कोई भी अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो सैलरी हेड में जो इतने सारे अलाउंसेस आपने पढ़े उनका डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे एचआरए का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बहुत बड़ी चीज है, एचआरए नहीं मिलेगा। तो फिर उसके अलावा हेल्पर अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, राइट, ये सब का डिडक्शन नहीं मिलेगा। पर उन्होंने कहा है कुछ डिडक्शन तो मिलेंगे, एंड दैट इज ट्रैवलिंग अलाउंस का डिडक्शन मिलेगा। अभी उसमें क्या होता है, एक्चुअल एक्सपेंसेस तक होता है ना ट्रैवलिंग अलाउंस। तो ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस विच इज फॉर डेफ एंड डम, वो सब मिलेंगे। ठीक है, बस ये यही मिलेंगे, ट्रैवलिंग, डेली, कन्वेंस और ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा आपको हेल्पर अलाउंस या यूनिफॉर्म अलाउंस या एचआरए या चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन हॉस्टल, ये सब का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो आई थिंक इट इज क्वाइट अ बिग मूव विच द गवर्नमेंट हैज डन। एचआरए वगैरह का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। फिर एलटीसी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर वो छुट्टी उट्टी पे आपको भेजा हो तो लीव ट्रैवल वाला डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, जिन ऑर्गेनाइजेशंस में होता है वो उनको सोचना पड़ेगा एम्प्लॉयज को कि ये वाला इंसेंटिव नहीं मिलेगा। फिर मील वाला जो 50 रुपए वाला एग्जाम्शन है वो नहीं मिलेगा। तो ये सैलरी हेड रिलेटेड आपको इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे, राइट। दीज आर ऑल रिलेटेड टू सैलरी हेड। ठीक है, परक्विजिट सारे टैक्सेबल होंगे। आपको अलावेंसेस पे जो एग्जाम्शन मिलते हैं वो एग्जाम्शन नहीं मिलेंगे। बाकी परक्विजिट में कोई चेंज नहीं है। परक्विजिट में सिर्फ एलटीसी और मील में चेंज है कि एलटीसी का जो एग्जाम्शन मिलता है वो नहीं मिलेगा और मील में 50 रुपए का एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। बाकी सारे परक्विजिट का कैलकुलेशन सेम होगा। और एग्जाम्शन में भी जहां तक बात आती है, अलावेंस में भी जहां तक बात आती है, अलावेंस में आपको जनरली अलावेंस नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट ट्रैवलिंग, कन्वेंस, ट्रांसपोर्ट एंड डीए। ये 4 का ही बेनिफिट मिलेगा, बाकी कुछ और नहीं मिलेगा। तो ये सैलरी हेड से संबंधित इंसेंटिव नहीं मिलेंगे। फिर आता है अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपने प्रॉपर्टी किराए पर दे रखी है तो किराए वाली प्रॉपर्टी में तो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। एसओपी के केस में आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। एसओपी और वेकेंट प्रॉपर्टी में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो बेसिकली वो 2 लाख वाला जो डिडक्शन है, 30,000 या 2 लाख वाला, वो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं मिलेगा।
फिर आपके माइनर चाइल्ड हैं जिनकी इनकम आपके हाथ में क्लब होती है, तो माइनर चाइल्ड वाला जो 1500 रुपए साल का एग्जाम्शन होता है वो नहीं मिलेगा। पर चाइल्ड पर ईयर 1500 का जो एग्जाम्शन होता है वो नहीं मिलेगा। तो वो भी एक बात लिखी गई है। उसके अलावा अगली चीज आती है चैप्टर 6A। अब देखो यहाँ जो लिखा है उसमें मैं थोड़ा करेक्शन करूंगा। 10AA का डिडक्शन नहीं मिलेगा, चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ गलती से पार्ट सी लिखा है, बट एक्चुअली चैप्टर 6A का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। 80C, 80 ट्रिपल सी, 80D, 80 डबल डी, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, इनकम बेस्ड हो या पेमेंट बेस्ड हो, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट 80JJAA। 80JJAA वाला डिडक्शन मिलेगा। एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा, साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, जो दिया हुआ है वो है। फिर फैमिली पेंशन का 15,000 रुपए साल का एक डिडक्शन होता है IFOS में, वो नहीं मिलेगा। फैमिली पेंशन 15,000 रुपए साल का डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके अलावा नो अलावेंस और परक्विजिट अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। किसी और कानून में लिखा हुआ है कि आपको एग्जम्पशन मिलेगा, तो वो नहीं मिलेगा। जैसे कोई दूसरा लॉ कहता है कि एम्बेसी को लेकर या किसी और को लेकर कि आपको ये एग्जम्पशन मिलेगा, तो वो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अंडर एनी अदर लॉ आपको कोई अलावेंस और इंसेंटिव मिलता है तो नहीं मिलेगा। ये ज्यादा एम्फेसाइज करने लायक चीज नहीं है। दैट इज सिंपल थिंग विच इज गिवन कि किसी और लॉ में कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। उसके अलावा ये दिया हुआ है कि पुराने जो लॉसेस चले आ रहे हैं उनका क्या होगा, क्योंकि अब आप एक कंसेशनल स्कीम में जा रहे हो, तो व्हाट विल हैपन ऑफ द लॉसेस। सेट ऑफ ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस डेप्रिसिएशन शैल नॉट बी अलाउड इफ सच लॉस और डेप्रिसिएशन इज एट्रीब्यूटेबल टू एनी डिडक्शन अबोव। तो मान लो आपका पुराने साल का कोई हाउस प्रॉपर्टी लॉस है 2 लाख रुपए का, तो उसका सेट ऑफ नहीं मिलेगा। थिंक अबाउट इट। इस स्कीम में जाने से पहले 10 बार सोचना। एक तो आपको इतने सारे इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे, दूसरा ये कहा गया है कि पुराना आपका कोई लॉस है जो इनके कारण, जैसे मैंने उदाहरण दिया हाउस प्रॉपर्टी लॉस बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, 2 लाख रुपए का सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का लॉस है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये एक बड़ी बात है जो दी गई है। ठीक है, सेट ऑफ ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस डेप्रिसिएशन शैल नॉट बी अलाउड if such loss or depreciation is attributable to any deductions above। वैसे तो आपको ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का सेट ऑफ मिलेगा, पर बिकॉज ऑफ दीज डिडक्शंस अगर आपके लॉस आ रहे हैं पुराने साल में, तो आपको फिर उसका सेट ऑफ नहीं मिलेगा। फिर ऐसा मान लिया जाएगा कि सेट ऑफ आप ले चुके हो, अलग से अब आपको और कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा। बेसिकली सेट ऑफ नहीं मिलेगा। अगर वो लॉस इनके कारण आ रहा है तो सेट ऑफ नहीं मिलेगा। फिर अगली चीज है, ये प्रोविजन ऑप्शनल है, तो अगर आपको इस प्रोविजन में ऑप्ट इन करना है तो यू हैव टू फर्निश द इंफॉर्मेशन बिफोर फाइलिंग द रिटर्न। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले आपको ऑप्ट इन करना पड़ेगा। यू हैव टू ऑप्ट इन द प्रोविजन बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। एंड देन दे हैव सेड, एक बार इस सेक्शन में आ गए तो यू कैन नॉट ऑप्ट आउट ऑफ द सेक्शन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये प्रोविजन ऑप्शनल है। यू कैन ऑप्ट इन द सेक्शन बट यू कैन नॉट ऑप्ट आउट ऑफ द सेक्शन। तो वंस यू ऑप्ट इन द सेक्शन, ये प्रोविजन कंटिन्यूअसली हर साल आप पर लगेगा और बाद में आप इस सेक्शन से बैकआउट नहीं कर सकते, ऑप्ट आउट नहीं कर सकते। एक चीज ध्यान रखना कि जितने भी ये सेक्शंस हैं, 115BA, 115BAA, 115BAB जो कंपनी में लगते हैं, और अभी 115BAC पढ़ रहे हैं अपन, इस सब सेक्शन में एंट्री गेट तो है, अंदर जाने का रास्ता है, पर एग्जिट गेट नहीं है। तो यू कैन ऑप्ट इन फॉर द सेक्शन, आप चाहो तो इस प्रोविजंस में जा सकते हो, पर एक बार अगर आप इस प्रोविजन में चले गए तो बाद में आप इस प्रोविजन से बाहर नहीं आ सकते। यू कैन नॉट ऑप्ट आउट ऑफ द सेक्शन। जितने भी सेक्शन अपन पढ़ रहे हैं सब में ऐसा ही कंसेप्ट है दैट यू कैन ऑप्ट इन द सेक्शन बट यू कैन नॉट ऑप्ट आउट ऑफ द सेक्शन। तो यहाँ भी वो फिलोसॉफी है। अब देखो होगा क्या एग्जाम में, या तो एग्जाम में एक बहुत सिंपल सा कोई क्वेश्चन आ सकता है कि एसएससी की इनकम इतनी है और वो ऑप्शनल स्कीम में जाए या नहीं जाए आपको कैलकुलेट करके देना है। अगर वो ऑप्शनल स्कीम में नहीं जाता है तो इंसेंटिव्स इतने मिल जाएंगे।
तो ऐसा करके कुछ कैलकुलेशन आ जाएगा कि देखो इंसेंटिव नहीं लोगे तो टैक्स कितना बनेगा, और इंसेंटिव लोगे तो टैक्स कितना बनेगा, और फिर दोनों में टैक्स को कंपेयर कर लो, फिर जो आपके फायदे में है वो देख लो कि जिसमें टैक्स कम बन रहा है वो करना चाहिए। या फिर थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन आ सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन में, जिसमें कोई बड़ा 10-12 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, एंड दे कैन आस्क द एंटायर फुल फ्लेजेड कैलकुलेशन, लाइक सैलरी हेड का एक बड़ा क्वेश्चन आ गया, और सैलरी हेड के क्वेश्चन में अब उन्होंने पूछा आपसे कि टैक्स निकालो, और एंड व्हाट इफ अगर वो कंसेशनल स्कीम में जाएगा, तो आप पहले पूरी मेहनत करो, सैलरी हेड का जो कैलकुलेशन आपको आता है उससे पूरा टैक्स निकालो, पूरा टैक्स निकालने के बाद फिर वापस से सेकंड टाइम मेहनत करो, अगर ये इंसेंटिव नहीं मिलते और इनकम ऐसी आती तो कितना टैक्स बनता इस नए स्लैब के हिसाब से, वो निकालो, और फिर दोनों में से जो कम हो वो ऑप्ट कर लेना कि साहब इस साल तो ये कम है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमको नई स्कीम में ऑप्ट इन कर लेना चाहिए, या हमें ऑप्ट नहीं करना चाहिए, दैट कैन ऑल्सो बी एन आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप एग्जाम में एंटीसिपेट कर सकते हो, यू कैन लुक फॉरवर्ड फॉर सच क्वेश्चंस। मैं थोड़े आपको क्वेश्चन शेयर कर देता हूं सो दैट यू may जस्ट ट्राई देम आउट एंड सी कैसे क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना। मैं आपको सिर्फ वो शीट शेयर कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी इट एंड सॉल्व इट। सो देखो अभी ये एक क्वेश्चन के कुछ शीट है, इसमें आप क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं 85 से लेके 94 है, एंड इसके क्वेश्चंस का मैं फॉर्मेट आपको बता देता हूँ। देखो क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, अभी जैसे लिखा हुआ है टाइप ऑफ असेसी इंडिविजुअल, टोटल इनकम दी हुई है 3 lakhs, अनअवेलेबल इंसेंटिव विच आर इंक्लूडेड ऑलरेडी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, वो पहले क्वेश्चन में 85 में दिए निल। तो अभी आपको टैक्स निकालना है, तो दोनों केस में टैक्स निल आ गया क्योंकि रिबेट मिल गई, हमको पता है 12,500 की रिबेट मिल जाती है, तो इफेक्टिवली 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स ज्यादा नहीं आता है, 5 लाख तक तो आता ही नहीं है। अभी एग्जाम्पल 87 इज मोर इंपॉर्टेंट, और 87 को देखो मैं समझाता हूँ क्या हुआ है उसमें। उसमें ऐसा हुआ है कि असेसी इंडिविजुअल है, उसकी टोटल इनकम है 13 लाख, 13 लाख की जो अपन ने टोटल इनकम निकाली वो निकाली आफ्टर गिविंग डिडक्शन ऑफ ऑल इंसेंटिव्स, जैसा अपन पिछले सालों तक इनकम कैलकुलेट कर रहे थे वही मैकेनिज्म इस साल भी है। तो वो सारा कैलकुलेशन करके 13 लाख रुपए की इनकम निकाल दी अपन ने, 13 लाख रुपए पे टैक्स निकाल लो, तो ये जो 2,10,600 निकाला है ये आपके पुराने वाले स्लैब से निकाला हुआ टैक्स है। 2.5 लाख तक एग्जाम, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से 13 लाख तक 30%, प्लस 4% सेस, तो ये वो टैक्स आ गया है। उसके बाद क्वेश्चन आगे चलता है और उन्होंने कहा है कि अनअवेलेबल इंसेंटिव्स, अगर आप ऑप्शनल स्कीम में जाते हो तो 1 लाख रुपए के इंसेंटिव्स आपको नहीं मिलेंगे। तो 13 लाख की जो इनकम है उसमें ये इंसेंटिव दिए हुए हैं, 13 लाख की इनकम में ये इंसेंटिव दिए हुए हैं, इंसेंटिव माइनस करने के बाद इनकम 13 लाख आई है। अगर आप वो इंसेंटिव नहीं देते तो इनकम क्या आती वो आपको कैलकुलेट करनी है, तो 14 लाख की इनकम आ जाती, 13 लाख प्लस 1 लाख 14 लाख की इनकम आ जाती, क्योंकि नई स्कीम में आपको इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे। इफ यू ऑप्ट इन फॉर दैट न्यू स्कीम आपको इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे, तो इंसेंटिव नहीं मिलेंगे तो 14 लाख की इनकम आ जाएगी। तो 14 लाख पे टैक्स निकालो नए स्लैब से, 2.5 लाख तक एग्जम्प्ट, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, फिर 7.5 लाख से 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, 12.5 लाख से 14 लाख तक 25%, प्लस 4% सेस, तो ये टैक्स आ जाएगा। ऐसा ये सब कैलकुलेशन किया हुआ है। एक और बार बता देता हूँ एग्जाम्पल 88 से। एग्जाम्पल 88 में इनकम दी गई है 40 लाख, और अगर आप इंसेंटिव्स नहीं लेते हो तो इनकम आ जाती है 49 लैक्स, क्योंकि 9 लैक्स के इंसेंटिव आप गिव अप कर रहे हो, तो इंसेंटिव ले लेते हो तो इनकम 40 लाख है। तो ओल्ड रेजिम में जाओगे तो 40 लाख पे टैक्स निकालो, 40 लाख पे टैक्स कैसे निकालोगे पुराने रेट से, तो 40 लाख पे टैक्स आएगा, 2.5 लाख पे 0%, अगले 2.5 लाख पे 5%, अगले 5 लाख पे 20%, और 10 लाख से 40 लाख तक 30%।
ये नॉर्मल टैक्स आ गया प्लस 4% सेस। पर अगर आप नई स्कीम में जाते हो 115 बीएसई में जाते हो तो लंबा चौड़ा जो नया स्लैब है उससे टैक्स निकलेगा, आपकी इनकम भी चेंज हो जाएगी क्योंकि इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे। तो इंसेंटिव ऐड करके इनकम निकाल ली अपन ने, इंसेंटिव हटा के इनकम निकाल ली, तो 49 लाख की इनकम आ गई। फिर 2.5 लाख तक 0%, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, ऐसे हर 2.5 लाख पे 5% बढ़ाते गए और फाइनली 15 लाख से 49 लाख तक 30% अपन ने लिया, प्लस 4% सेस ऐड कर दिया। सो वी गेट दी टैक्स लाइबिलिटी एज 12,55,800। इस गिवन एग्जाम्पल में अगर आप नई स्कीम में जाते हो तो 12,55,000 का टैक्स बनता है। अगर आप नई स्कीम में नहीं जाते हो तो 10,53,000 का टैक्स बनता है। तो नई स्कीम में जाना आपके लिए फायदेमंद नहीं है इस एग्जाम्पल में। हर एग्जाम्पल अलग है, किसी एग्जाम्पल में हो सकता है कि नई स्कीम में जाना फायदेमंद हो, किसी एग्जाम्पल में हो सकता है कि नई स्कीम में जाना फायदेमंद नहीं हो। इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन दी एग्जाम्पल विच यू आर एड्रेसिंग। तो ये एग्जाम्पल का मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है कि एक स्नैपशॉट ले लो आप, है ना, पॉज दिस वीडियो एंड टेक अ स्नैपशॉट एंड देन उसके बाद हम आगे का डिस्कशन करते हैं, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस दिस एग्जाम्पल्स, यू कैन सॉल्व ऑल दिस एग्जाम्पल्स, यू विल गेट द आंसर। पुराने स्लैब से और नए स्लैब से दोनों तरीके से ये सॉल्व किया है। गो फॉर दिस एंड टेक अ स्नैपशॉट। Now, if we will go into another aspect of the matter, देखो another aspect of the matter is something like this. जब आप देखोगे नोट्स में एग्जाम्पल, वन मोर आई एम टेकिंग अप दिस एग्जाम्पल, तो वो अमेंडमेंट की जो शीट है उसके पीछे मैं एक एग्जाम्पल अभी डिफाइन किया मैंने और वो लेता हूँ। तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल है, मान लो एग्जाम में इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशन आ गई। दे हैव सेड बेसिक सैलरी इज 24 lakhs, the basic salary is given as say 24 lakhs and the conveyance allowance